Relaxation. Many of us today live in a state of chronic stress. Take a minute to observe yourself. If you observe carefully, you will probably find that some part of your body or mind is tense or uncomfortable. You may need to calm down, unwind physically, or relax.
Hello. Hello. I hope it will be nice. We are actually managing them. Um,
Honorable Chancellor of the University shall be joining us shortly. कृपया आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान हेतु खड़े हों। मंचासीन गणमान्यों का एवं सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों का मैं दुआसु परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी, जो कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की उम्मीद करता है जो राष्ट्र के सार में निहित हो एवं जो भारत को एक ज्ञान आधारित समाज के रूप में विकसित करने में मदद करे। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली अब जिन मुद्दों का सामना कर रही है उनका समाधान करने के लिए एवं बेहतरीन गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्रदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा प्रणाली में समन्वित परिवर्तन और पुनर्ऊर्जा प्रदान करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य वर्ष 2040 तक सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को बहु विषयक बनाना है, भारत में रोजगार बढ़ाना और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन भी लाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन कृषकों में आजीविका का साधन है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विश्वविद्यालय में बदलाव लाने हेतु भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के 46वें वार्षिक कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जल संरक्षण जरूरत भी और कर्तव्य। जल है जीवन का आधार। आइए जलाशयों को पुनर्जीवित किया जाए, जल संचयन कर
उसके उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए। माननीय मंचासीन गणमान्यों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया जल भरो शपथ से जन समूह को संकल्प कराएं। जल ही जीवन है, जल की एक एक बूंद कीमती है। एक अमूल्य निधि जल, जल संचयन इसे बचाने की एक विधि। Water clean and cool, living in rivers, yet water can trickle and well skin dry till there is nothing left to fill the cup, without which life cannot end. माननीय राज्यपाल महोदय की मनोवांछाओं एवं निर्देशों के अनुसार जल संग्रहित किया जा रहा है। जल भरो सेरेमनी, let us pledge to save water. मैं समस्त गणमान्यों से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती जी की प्रतिमा के चरणों में पुष्प अर्पित करें। साथ ही विश्वविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना एवं विश्वविद्यालय गीत प्रस्तुत किया जाएगा।
मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे पुष्प भेंट कर मंचासीन गणमान्यों का स्वागत करें। डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, उप महानिदेशक कृषि शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कार्यक्रम परिषद ऑफिस का स्वागत और अभिनंदन। सर, आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि पुष्प भेंट कर डॉक्टर रामेश्वर सिंह, अध्यक्ष भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का स्वागत करें। सर, पुनः निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर N.P. दक्षिणकर, जनरल सेक्रेटरी भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का पुष्प भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। डॉक्टर A.K. मदान, कार्यक्रम के संयोजक सचिव से निवेदन करती हूँ कि वे पुष्प भेंट कर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव का स्वागत करें। सर, आपसे निवेदन है कि पुष्प भेंट कर डॉक्टर दिनेश कुमार, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को अधिवेशन के विषय के सूक्ष्म परिचय एवं स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करती हूँ। Thank you very much. Very good morning to all of you. Honorable Governor of Uttar Pradesh and Chancellor of this University, Srimati Anandiben Patel ji, who will be joining us in a couple of minutes. Dr. R.C. Agarwal, Guest of Honor and Deputy Director General, ICR, Dr. Rameshwar Singh, Vice Chancellor of Bihar Agricultural University and President of IAUA, Dr. N.P. Dakshinkar, Vice President of IAUA, Dr. Dinesh Kumar, who is Executive Secretary of IAUA, Dr. Arun Madan, Registrar of this University and Online Secretary, my all honorable Vice Chancellor, who traveled a long distance from Kashmir to Kanyakumari, their families, faculty members, students, officers of the university, persons from press and media, very good morning to all of you. Friends, at the outset, I on behalf of family of this university, on behalf of Indian Agricultural University Association, extend our heartiest welcome to Honorable Governor of Uttar Pradesh and Chancellor of this university, Srimati Anandiben ji, who accepted our request to preside over the function and inaugurate this 46th IAUA conference, which we are organizing on a very important theme, that is the National Education Policy 2020, its implementation in Agricultural University. I also extend heartiest welcome to DDG Education, who is guest of honor, who accepted my request to come here and to attend this meeting. My
words to express sincere thanks to Dr. R.C. Agarwal, Dr. Rameshwar Singh, Dr. Dakshinkar falls short because they did not of effort to make this program successful. Welcome you, Dr. Rameshwar Singh, Dr. Dakshinkar, and Dr. R.C. Agarwal. Dr. Dinesh Kaushik, Executive Secretary, received my heartiest welcome because he was the chain between university and party of the IAEA. I extend heartiest welcome to each and every Vice Chancellor present in this hall and their nominee, their representative, deans, directors who traveled a long distance to attend this 46th annual conference. Thank you, friends, for coming from a distance and attending this conference. As we know that this national education policy is very important now, it has to be implemented in our agricultural university. As has been said that on 29th July 2020, this was introduced, but its beginning has started in 2015 itself, when a committee was constituted under the chairmanship of then Cabinet Secretary Sri T.S.R. Subramaniam, and then he made a panel with Dr. Kasturi Rangan as a panel chairman. And the national-wise suggestions were invited, and finally the report were prepared. And in 2019, Dr. Kasturi Rangan, who was a ISRO scientist, he submitted the report, and it was accepted by the government of India, and it was implemented from 2020. The main motto was to emphasize the India as a knowledge powerhouse. And to emphasize the India as a knowledge powerhouse, the objective was the development of creative talent of each and every individual. That is the sole motto, that each and every individual's what creativity they are having, it should be developed. As we all know that India is based on the agriculture, majority of the people are living in India. ICAR is the regulatory authority of agricultural university, and that's why I requested Dr. R.C. Agarwal to come here and to participate. You know that our ICAR had already constituted the committee. The report is with us. It requires the real implementation. For single stand institution like agriculture, medical, law, engineering, it has been made mandatory that by 2030 they have to come with multidisciplinary institution. So only 7 years or 8 years are left with us to make multi-institutional institute. By 2040, it has been mandatory for all institutes to become a multi-institutional and to enhance the enrollment. More than 3,000 per university. So bigger challenge to agriculture university, medical university, law university, engineering university, IIT to bring multi-institutional institution by 2030. Friends, thank you very much. Once again, Honorable Governor of Uttar Pradesh and Vice and Chancellor of this university, he has joined. So I, on behalf of the Vasu family, on behalf of IAUA, extend our heartiest welcome to Honorable Governor Srimati Anandi Benji, who is Chancellor of this university also. Heartiest welcome you, ma'am, and I thank that you accepted my request to preside over the function and to inaugurate this 46th annual conference on a very short notice. Thank you, ma'am. Now we will go for national anthem once again. हम लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं।
Thank you very much. Please take it. Once again, extending our heartiest welcome and thanks to Honorable Uttar Pradesh and Chancellor of this University, Srimati Anandiben Patel ji. इंट्रोड्यूस रिमार्क्स कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे कृषि विश्वविद्यालय में है कि 2040 तक हमें इसको मल्टी इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा और हमारा एनरोलमेंट कम से कम 3000 से ऊपर करना पड़ेगा। दूसरा चैलेंज ये देखा गया है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस पूरे देश के यूनिवर्सिटीज का 9% है, जबकि इसका एनरोलमेंट 1% से भी कम है। तो किस तरीके से हम लोग अपना एनरोलमेंट बढ़ाएं वो पार रहे, ये चैलेंज हमारे पास सबसे ज्यादा है जो हम लोग लेकर के आपको डिस्कस करेंगे। उसका ये रहेगा कि हमारे जो विद्यार्थी निकले वो कैपेसिटी दोनों में बढ़े, फूड और न्यूट्रिशन की जो बातें करते हैं उसको हम फुलफिल करने में रहेंगे। Another challenge with us mid-term exit and mid-term entry. जैसे हम सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स है, बीबीएससी एंड एक 5.5 साल का कोर्स है, तीसरी इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है। उसको हमें अपने कोर्स को किस तरह से डिवाइड करें कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 4 साल के बाद डिग्री का प्रोग्राम उनको दिया जाए। उसी तरीके से हम मास्टर प्रोग्राम को किस तरह से डिवाइड करें कि 1 साल के बाद उनको पीजी डिप्लोमा और 2 साल के बाद मास्टर डिग्री का प्रोग्राम दिया जाए। इन सब कार्यक्रमों को देखते हुए हम लोग अपना प्रोग्राम इनिशियलाइज करेंगे और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से डिस्कशन के बाद हम अपना फ्यूचर रोडमैप तैयार करते हैं। इन शब्दों के साथ दोस्तों एक बार फिर से हम अपनी तरफ से, आईयू की तरफ से, दुआसू परिवार की तरफ से, अपने उत्तर प्रदेश सरकार के गवर्नर मैडम श्रीमती आनंदीबेन जी और हमारे चांसलर मैडम का दिल से बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 2 दिन का जो हमारा कन्वेंशन है हम सब के बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ही एजुकेटिव रहेगा। हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव में आगे सही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, अध्यक्ष भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ को उद्बोधन हेतु आग्रह करूंगी। Your Excellency, Honorable Governor and Chancellor of University of Uttar Pradesh, Madam Anandiben Patel, Professor A.K. Srivastava, Honorable Vice Chancellor, Uttar Pradesh, Pandit Deendayal Upadhyay, Veterinary University Mathura, Guest of Honor, Dr. R.C. Agarwal, Deputy Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, Dr. N.P. Dakshinkar, Secretary General, Indian Agricultural Universities Association and Vice Chancellor, Kamyani University, Chhattisgarh, Dr. Dinesh Kumar, Executive Secretary, IUA, Dr. Arun Madan, Organizing Secretary of this 46th Convention of Vice Chancellor, esteemed Vice Chancellor colleagues from different universities, delegates from state agricultural universities across the country, invited guests, ladies and gentlemen, faculty and students of Duasu, persons from media, my greetings to all of you. It gives me a great pleasure to extend a hearty welcome to all of you at the 46th Annual Convention of Vice Chancellors of Indian Agricultural Universities Association. I deem it a privilege to speak on this occasion and bear the responsibility of leading this prestigious body comprising of renowned academicians and scientists. Dear friends, we have completed 75 years as an independent country. Now we are looking forward at the next 25 years
reimagine India's position amongst developed nations. Agriculture is the biggest sector in terms of number of people associated with this sector. For this, we have to address important challenges we are facing. We will be able to produce enough food to meet the dietary needs and wants of the additional 20 to 25 crore people projected to inhabit our country by 2050. Will we be able to meet the needs for so much more food while simultaneously reducing adverse environmental effects of today's agricultural practices leading to climate change and degradation of our resources? Will we be able to produce the additional food using less land and less water than we use today? Friends, we were a food deficit country at the time of independence, and we depended on food aid from Western countries. The situation was so grave during the 1960s when we had no stocks of food with us. As soon as the shipment of food arrived, we had to rush the food for distribution to different points, and this situation was termed as ship to mouth situation. Government of India at that time promoted the state agricultural universities and called upon them to make India self-sufficient in food grain production. Our universities and Indian Council of Agricultural Research came together and brought about the most spectacular transformation in food production. And today we are not only a proud food secure nation, but a surplus country. Maybe food grains, fruits, vegetables, milk, meat, or eggs. India is now one of the leading exporters of agricultural products in the world. And in 2022, India's agricultural exports touched a high of more than 5,000 crores US dollars. And trade surplus stood at 1,780 crores US dollars. Since the period of 1950s, we have reached a stage where we are now producing six-fold food grains, 12-fold rise in milk production, 20 times rise in fish production, and more than 66 times production in egg production. Growth rate of food production has deepened the rate of population increase in the country, leading to 3 to 18-fold increase in per capita consumption of different commodities. Food and nutrition have helped in increasing our life expectancy from 32 years to nearly 71 years. That is more than double of the baseline after independence. We play multi-dimensional role and execute some of the most challenging tasks and contribute to building the nation. Agricultural education and research has ensured sustainable growth and resilience in food production against droughts, famines, insect pests, and many plant diseases. Late Dr. P.N. Thapar and living legend Dr. M. S. Swaminathan envisioned the establishment of this association in 1965. They started with 9 members at that time. Dr. Thapar was the Vice Chancellor at Punjab Agricultural University, and Dr. Swaminathan was Director at IRI, New Delhi at that point of time. Now we have grown to 71 members, and we are continuing with more growth as many universities are likely to come up even in the private sector. And this association has organized 45 annual conferences. This is the 46th annual conference. Many symposia, brainstorming sessions, and regional meetings have been organized. The association has played a pivotal role as a platform for coordination and mutual consultation among agricultural universities, Indian Council of Agricultural Research, various other government agencies, and non-government organizations. The association will continue its role
to create the necessary ecosystem for making agricultural sector more robust and resilient to meet the looming challenges. Dear friends, we need more support to fulfill these expectations. However, the funding for agricultural sector and education is declining in actual terms. Presently, SAUs receive very small proportion of budget for research activities. Now India is leading the G20 group of nations, and if we see the figures, the share of input or funding in GDP in R&D sector, then USA accounts for more than 36%, European Union around 20%, China 18%, and our input or investment in R&D in percentage terms as contribution amongst the G20 is less than 1%. We have to increase this support, and we are upon the central government and state government to support the agricultural research and development in a bigger manner. Then only we can be the leaders in this area and make it more sustainable. Most of the STUs, significant number of faculty positions remain vacant, leading to higher engagement of available faculty in teaching at the cost of research or extension activities. The state governments should provide adequate support to STUs to fill up the vacant positions on priority. Friends, we also need to deliberate on how we can strengthen the national agricultural research system, which comprises of ICR institutes, SAU, Central Agricultural Universities, and other universities having agricultural faculty. Friends, as you know, today we are deliberating on the National Education Policy 2020 and its implementation in agricultural universities. Dr. Srivastava has already deliberated on this, that we have covered a lot of ground, but still many challenges remain. How we are going to prepare the roadmap so that we can achieve the targets in the given deadline. And this conference, I trust that it will be successful in churning out this roadmap and showing us more, clarity in this area, so that we can do this task of implementing the national education policy. And we will also debate on many other issues which are common to us. We have to work further as we are seeking a sustainable, inclusive agricultural transformation, the one that creates new wealth, respects limits on natural resources, and give everyone equal access to affordable nutrition, food, and health. इसी शायर ने कहा है, अभी तो जाग रहे हो चिरागराहों के, अभी है दूर से है थोड़ी देर साफ करो। जय हिंद, थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, उप महानिदेशक कृषि शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को संभाषण हेतु आमंत्रित करते हैं। माननीय राष्ट्रपति, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे साथी मंचा सिंह, डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डॉक्टर मदान, डॉक्टर लक्ष्मीकर, डॉक्टर दिनेश, all honorable vice chancellors, senior faculty, teachers, students, press, students, the representatives of the media, ये बड़ा खुशी का दिन है आज कि आज इतने सारे वाइस चांसलर इस भगवान कृष्ण की बुलाए हैं और इसकी शुरुआत जो है आज एक मेडिटेशन के द्वारा की गई, तो उसके लिए भी मैं
हार्टफुलनेस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो परंपरा हम लोगों ने शुरू की कहा शांति वनम में, तो श्रीवास्तव जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज इसका शुरुआत एक इतने अच्छे मरीज संविधान के द्वारा की, और हमारे विश्वविद्यालय इसका मैं उन्हें हम लोगों ने सभी विश्वविद्यालयों में शुरू किया है। और ये भी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है हमारी नई शिक्षा नीति, और उसके लिए हम लोगों ने इसको सहमति स्वीकार किया और उसका हमने एक एमओयू साइन किया, और जो अभी बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ सभी विश्वविद्यालय इसका अनुपालन करेंगे। जहाँ तक शिक्षा नीति की बात है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की उसकी 2020 में, जुलाई 2020 में, और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद है, इन्होंने सबसे पहले उसके 10 दिन बाद ही एक समिति का गठन किया, जैसा अभी हमारे मुख्यमंत्री ने बताया, और एक रोड मैप हमने तैयार किया, उसके करें और उसको उसके हमने जो कार्यशाला AIUA के द्वारा आयोजित की है, इसमें चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे इसका नाम, और हम देना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, और काफी सारे बिंदुओं पर हमने अमल किया है, और काफी सारे बिंदु हम लोग बाकी विश्वविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा अगर देखें तो इसमें काफी अच्छी प्रगति हम लोगों ने की है, उसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पंजीकरण भी करवाया है। उच्च शिक्षा प्रदेश के बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालयों को इस परियोजना में जोड़ा है। इसमें एक बड़ा यूनिक अचीवमेंट हमें इसमें प्राप्त हुआ है, और आज तक करीब 800 बच्चों को हम लोग विदेश भेज चुके हैं। एक बच्चे पर हमारा एवरेज खर्चा करीब 10 लाख के आसपास होता है, और करीब 300 फैकल्टी को भी हम लोग भेज चुके हैं, और इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा हो रहा है। आप अपने प्रवासों में आप बात करें, किसी भी विश्वविद्यालय में बात करें, आपको पता लगेगा कि वो बच्चे जो इसका फायदा उठाकर आएंगे, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उनका एक आगे का जो नजरिया है कृषि शिक्षा को देखने का, किस तरह से वो एंटरप्रेन्योर बने, किस तरह से अच्छा रिसर्च करें, तो वो बहुत ही सराहनीय है। और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से और इसको सुदृढ़ किया जाए। हमारा HINDEX, हमारा जो पब्लिकेशन था वो बहुत बड़ा है। अभी मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि अगर हम एग्रीकल्चर रिसर्च में अपना योगदान दे रहे हैं, तो विश्व में इस समय हमारा छोटा स्थान आता है पब्लिकेशन में, जो कि जब हमारा एक सारा प्रोग्राम शुरू हुआ था 2007 में, उस समय हमने 11वां पोजीशन। उसी तरह से आप देखेंगे रेवेन्यू जनरेशन में करीब 100 करोड़ हमारा एवरेज रेवेन्यू बढ़ा है। हर चीज में आप देखेंगे तो काफी प्रगति हम लोगों ने इस शिक्षा नीति आने के बाद में की है। एनरोलमेंट भी बढ़ा है हमारा 10% प्रति वर्ष के हिसाब से एनरोलमेंट बढ़ा है, वो मैं डिटेल में चर्चा बाद में जो प्रेजेंटेशन करूंगा। और जो G20 की बात की अभी रामेश्वर सिंह साहब ने, तो उसी तरह से हम लोग एक U20 की कोशिश करेंगे कि G20 कंट्रीज में से बेस्ट 20 यूनिवर्सिटीज लेकर किस तरह से उनका भी एक कन्वेंशन किया जाए। और अभी हम लोग एक मार्च में एक तरह से कन्वेंशन कर रहे हैं, उसमें करीब 50 विश्वविद्यालयों को बुलाकर फिर से चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें ब्लेंडेड लर्निंग पर काम किया जाए। मैं गया और वहां से हमने देखा कि हम किस तरह से उनसे भी जोड़ सकते हैं माइक्रो लर्निंग के लिए,
किस तरह से छोटे छोटे मॉड्यूल्स हम बना सकते हैं अलग अलग चीजों पर, तो बच्चों को एक माइक्रो कैप्सूल टाइप का हम लर्निंग पैकेज दें। बहुत सारी चीजें बात करने की, लेकिन मैं अभी सुना जाना चाहते हैं प्रोग्राम मॉडल को, और मैं ज्यादा कुछ अभी नहीं बोलना चाहूंगा, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। तो पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। मंचासीन गणमान्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। I request Honorable Vice Chancellor Duwasu, Dr. A.K. Srivastava sir to please present memento to Dr. R.P. Agrawal, उप महानिदेशक कृषि शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। डॉक्टर रामेश्वर सेन, अध्यक्ष भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ। डॉक्टर N.P. दक्षिणकर, जनरल सेक्रेटरी भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर A.K. मदान, कार्यक्रम के संयोजक सचिव को अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव सर को स्मृति चिन्ह करें। डॉक्टर दिनेश कुमार, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ को स्मृति चिन्ह करें। धन्यवाद सर। मैं माननीय कुलाधिपति महोदया से निवेदन करती हूँ कि कृपया अध्यक्षीय उद्बोधन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिर्देशक डॉक्टर R.C. अग्रवाल जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के महासचिव डॉक्टर N.P. दक्षिणेश्वर जी, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर दिनेश कुमार जी, कुल सचिव प्रोफेसर A.K. मदान जी, संपूर्ण भारत से पधारे हुए आमंत्रित कृषि विशेषज्ञ, कुलपतिगण एवं शिक्षाविद, उपस्थित अधिकारीगण, शिक्षक, छात्र एवं कर्मचारीगण, देवी और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के पावन धाम मथुरा में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण विषय पर 2 दिवसीय भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के 46वें वार्षिक कुलपति सम्मेलन में ऑनलाइन सहभागिता करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस कुलपति सम्मेलन का मुख्य विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि विश्वविद्यालयों में क्रियान्वयन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नियामक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आच्छादित विश्वविद्यालय संस्थाओं को इससे लागू करने हेतु आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। मैं आप सभी कुलपतिगण एवं शिक्षाविदों से आग्रह करती हूँ कि आप कृषि, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन के क्षेत्र में नए नए नवाचार कर उसका व्यापक प्रचार प्रसार आपस में करें ताकि सभी विश्वविद्यालय लाभान्वित हो सके। आज के अवसर पर कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। देश को एक मजबूत कृषि शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उत्तर प्रदेश को भारत की खाद्य टोकरी के रूप में माना जाता है। राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं। हमारे कृषि और पशुपालन शिक्षा से जुड़े
विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट कार्यों से जोड़कर प्रदेश के किसानों को लाभ दे सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों को विश्व स्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करके उनके स्वरोजगार के कौशल को भी बढ़ाया जा सकता है। डेनमार्क जैसे देश जिनके पास डेयरी उद्योग की तमाम विविधताएं और एडवांस तकनीक उपलब्ध है, उनसे एमओयू करके आप सबको तकनीक के आदान प्रदान के लिए प्रयास करना चाहिए। आज विश्व में जैविक खेती का प्रचलन बढ़ रहा है, इसे और अधिक से अधिक अपनाने की आवश्यकता है। भूमि प्रकृति की अनमोल देन है, उसकी भी सेहत ठीक रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि भूमि के स्वास्थ्य में सतत गिरावट आती जा रही है। आज तक हमने जो उत्पादन किया वह प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर किया। इससे प्राकृतिक संसाधनों में बहुत गिरावट हुई। हमें जमीन की सेहत एवं क्षमता भी बचाना है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में हमें जैविक खेती, प्राकृतिक खेती तथा गौ आधारित खेती को बढ़ावा देना होगा। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों की खेती होती रही है। अब उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों अच्छे दामों में खरीद रही है। आप सब जानते हैं कि मोटे अनाज के उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। यह अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। धान और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन में पानी की खपत बहुत कम होती है। इसकी खेती में यूरिया और दूसरे रसायनों की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ज्वार, बाजरा और रागी की खेती में धान के मुकाबले 30% कम पानी की जरूरत होती है। मोटे अनाज खराब मिट्टी में भी उग जाते हैं। ये अनाज जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। 10 से 12 साल बाद भी ये खाने लायक होते हैं। जलवायु परिवर्तन को भी सह जाते हैं। इनका उत्पादन ज्यादा या कम बारिश से प्रभावित नहीं होता। भारत सरकार ने मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2018 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिलेट्स की मांग और स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से इसके विषय में जागरूकता के प्रसार के लिए अनेक कदम उठा रहा है। हमें विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को इस जानकारी से जोड़ना और किसानों तक इसका प्रचार करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोटे अनाज से बने व्यंजनों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। G20 के प्रतिनिधियों के लिए भी देश में मोटे अनाजों से व्यंजन को शामिल किया गया है। अब समाज, देश एवं कृषि की आवश्यकताएं पूरी तरह से बदल गई हैं। हम अपने स्नातक स्तर की शिक्षा पद्धति को आज की परिस्थितियों तथा नई शिक्षा नीति के अनुसार इसमें प्रभावी बदलाव करें, जिससे समाज और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उत्तर प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों में कृषि के साथ साथ पशुपालन की शिक्षा दी जा रही है। ये परस्पर जुड़े हुए उद्योग हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर से प्रोजेक्ट कार्यों के माध्यम से किसानों को कृषि के साथ साथ पशुपालन से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी आय में वृद्धि के साथ साथ निरंतर आय का स्रोत प्राप्त कर सके। किसानों को बकरी पालन, कुक्कुट पालन और डेयरी उत्पादों के व्यवसाय की जानकारी भी देना चाहिए। मुझे जानकारी दी गई है कि दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान मथुरा द्वारा किसानों, विशेष रूप से छोटे सीमांत भूमिहीन किसानों को बकरी के नस्ल सुधार प्रोत्साहन के लिए उच्च गुणवत्ता वाला जर्म प्लाज्मा हिमीकृत वीर्य उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वदेशी गायों के संरक्षण पर भी कार्य किया जा रहा है। यह सराहनीय है। इस क्षेत्र के अन्य विश्वविद्यालय भी पशुओं की नस्ल सुधार पर कार्य करके उसका लाभ किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। कुछ समय पहले डेनमार्क के राजदूत मुझसे मिलने राजभवन आए थे, जिनमें बात के दौरान जानकारी मिली कि डेनमार्क के पास विश्व की सबसे अच्छी नस्लों की गाय जानवरों के चारे के लिए कॉर्न साइलेज बनाने की अच्छी तकनीक, डेयरी उत्पादों की विविधता उपलब्ध है।
ऐसे ही और भी कई देश हैं जिनके पास कृषि और पशु नस्ल संवर्धन की उच्च तकनीक है। विश्वविद्यालय को इन देशों के राजपूतों से संपर्क करके शिक्षण और तकनीकी कौशल ज्ञान के लिए विद्यार्थियों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रोजेक्ट कार्य आदि MOU करके अपनी शिक्षा को और समृद्ध करने तथा किसान हित में बहुउपयोगी बनाने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि हमारे कृषि वैज्ञानिक कृषि उद्योग को अधिक प्रासंगिक बनाने के तरीकों पर अनुसंधान करें। खेती किसानी में कृषि ड्रोन के उपयोग हो रहा है, इससे कई फायदे हैं, लेकिन किसानों को जानकारी नहीं होने के कारण वे इस तकनीक का लाभ नहीं ले रहे। मेरा मानना है कि बेहतर फसल उत्पादन के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। इससे सिंचाई योजना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी, कीटनाशकों के छिड़काव आदि में मदद मिल सकती है। आज खेती किसानी का परिवेश बदल रहा है। वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन के कारण अकाल, बाढ़, सूखा जैसी समस्याएं आती रहती है, जिससे किसानों की आय के साथ साथ उनकी जीवन शैली भी प्रभावित होती है। जरूरत है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्रजातियों एवं तकनीक का विकास कर किसानों के दरवाजे तक मुहैया कराई जाए। तकनीक का प्रचार प्रसार कृषि विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कृषि और पशुपालन शिक्षा से जुड़े विश्वविद्यालयों का कार्य केवल परिसर में शिक्षा देने का ही नहीं है। हमें अपने विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में दक्ष भी बनाना है और ये भी ध्यान रखना है कि इस कार्य में आगे आने वाली चुनौतियां क्या है। खेती के कार्य में पानी की आवश्यकता को पूरा करना भी एक चुनौती है। इसके लिए भूजल संरक्षण बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल संरक्षण और जल संचय के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। ये एक बहुत बड़ा विजन है जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी को संरक्षित करना और भीषण गर्मी के दौरान जल संकट बचाने, पशुओं और खेती के लिए पानी की उपलब्धता बनाए रखना है। उत्तर प्रदेश सहित 5 और राज्यों में इसके लिए अभियान के साथ काम हुआ और फायदा भी मिला। हमारे विश्वविद्यालय को भी भूजल संरक्षण पर निरंतर कार्य करते रहने की जरूरत है। विश्वविद्यालय जितना जल वर्ष भर में उपयोग में लाते हैं, उतना जल संरक्षण वे आवश्यक रूप से करें। किसानों को भी कम पानी में फसल उगाने की तकनीक की जानकारी देते हुए किसानों द्वारा पानी के इष्टतम उपयोग, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ स्वस्थ फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं चाहती हूं कि कुशल जल प्रबंधन के साथ साथ कम पानी में अधिक उपज देने वाली प्रजातियों पर भी कृषि विश्वविद्यालय शोध किया जाना चाहिए। महिलाएं राष्ट्र के विकास में पुरुषों के बराबर ही महत्व रखती है और हम सभी जानते हैं कि हमारी 70% आबादी आज भी क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें 85% से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि में महिलाओं का योगदान 65 से भी अधिक है। लेकिन अधिकांश महिलाएं कृषि की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का लाभ जानकारी के अभाव में नहीं उठा पाती है। प्रशिक्षण मिलने से अनेक महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल बनकर सामने आई है, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अनेक आयाम स्थापित किया है। मैं आपके समक्ष श्रीमती कृष्णा यादव, जो नजफगढ़ दिल्ली में रहती है, उनकी बात साझा करना चाहती हूँ। कृष्णा जी ने पहले कृषि विज्ञान केंद्र से खाद्य तकनीकी का प्रशिक्षण लिया। वर्तमान में उनकी फैक्ट्री में 500 क्विंटल फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण होता है। उनका सालाना व्यापार लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर है। उनके व्यापार ने कई लोगों को रोजगार भी दिलाया। हमारे विश्वविद्यालय को भी ऐसे प्रशिक्षण संचालित करने चाहिए जो किसानों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने और रोजगार के साधन पैदा करे। कृषि कार्य को कठिन और पुरुष प्रधान कार्य माना जाता है, जबकि विश्व स्तर पर हम कार्य में
सर्वाधिक योगदान महिलाएं देती है। मुझे यह जिक्र करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में एक महिला डॉक्टर मीरा सिंह कुलपति को बनाया था। वे पहली महिला है जिन्होंने कृषि विश्वविद्यालय पूसा में कुलपति का पद संभाला। ये प्रसन्नता की बात है कि आज बड़ी संख्या में हमारी बेटियां कृषि शिक्षा का अध्ययन कर रही है। इससे निश्चय ही कृषि उत्पादन में गुणात्मक सुधार होगा। यहाँ मैं एक विशेष चर्चा और आप सबसे करना चाहूंगी। मैंने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए लगातार बैठकें की हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी रैंकिंग निर्धारित हो, इसके लिए नेक मूल्यांकन के हेतु प्रोत्साहित किया। नेक मंथन कार्यशाला आयोजित कराकर इस मूल्यांकन की तैयारी का प्रशिक्षण भी कराया, जिसका फायदा हमें देखने को मिल रहा है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय नेक के उच्चतम ग्रेड A++, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय A ग्रेड को हासिल कर चुका है। और मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि देश के 74 कृषि विश्वविद्यालयों में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नेक से मान्यता पाने वाला देश का पहला संस्थान बना है और B+ ग्रेड हासिल किया है। मैं यह सभी कृषि संस्थानों से आग्रह करती हूँ कि हमारे विद्यार्थी शिक्षा के लिए प्रदेश से पलायन न करें। इसके लिए वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन अवश्य कराएं। मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि G20 देशों की बैठकें उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों आगरा, वाराणसी, लखनऊ व ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। वैसे तो पूरे भारत में हो रही है। कुलाधिपति होने के नाते मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप सभी इस महा इवेंट में हिस्सा लें। कुछ ऐसे मेधावी छात्रों का चयन करने विदेश विभाग बनाए जाने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम के बारे में विस्तृत जानकारी दे सके। इसके साथ ही आप अपने विश्वविद्यालय में किए गए नवाचार, स्टार्टअप, सूचना और प्रौद्योगिकी, पेटेंट तथा अन्य प्रतिनिधियों का अन्य गतिविधियों का प्रदर्शनी एवं डिजिटल माध्यम से अवश्य करें। मुझे आप सबको ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं है। यह राज्य भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों का घर है। यहाँ पर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट तथा महाभारत सर्किट बनाए गए हैं। भारत विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। विविध सर्किटों और उनसे जुड़ी कथाओं के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का विचार अच्छी तरह रखा जा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान छात्र समूह कॉलेजों से गाइड, स्वयंसेवकों के रूप में इस कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता देंगे। स्थानीय संस्कृति और विरासत पर संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने के लिए, नोट्स आदि तैयार करने के लिए स्थानीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, शिक्षकों तथा लेखकों का उपयोग किया जा सकता है। मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के 46वें वार्षिक कुलपति सम्मेलन के सम्मिलित प्रयास से एक सकारात्मक परिणाम निकल कर सामने आएगा, जिससे हमारे प्रदेश ही नहीं वरन देश के अन्य प्रदेशों में भी कृषि एवं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन से संबंधित छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे और उनके कौशल में विकास होगा। देश के किसान एवं पशुपालक बंधुओं एवं बहनों की सकल आय में सकारात्मक वृद्धि होगी। मित्रों, मैं पुनः इस कुलपति सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय महोदया, आपके सारपूर्ण उद्बोधन एवं आशीर्वचन संदेश के लिए।
मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर A.K. मदान संयोजक सचिव को धन्यवाद ज्ञापन देंगे। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन विषय पर आयोजित 46वें वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुझे अत्यंत गर्व का अनुभव होता है। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में शब्दों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार व्यक्त करने सभी के लिए धन्यवाद सर्वप्रथम मैं आज के समारोह की मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय और कुलाधिपति उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस अवसर पर उपस्थित होकर हमें अनुग्रहित कर अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय निकाला। महोदय, आपके निरंतर और प्रेरणादायक मार्गदर्शन से हमें इस तरह के कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय में आयोजित करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए। यह कार्यक्रम आपकी इसी दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है। हम अनुग्रहित है आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरती अग्रवाल जी को, जो डीडी कृषि शिक्षा, जिन्होंने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने का हमारे निवेदन को स्वीकार किया। हम इस द्विदिवसीय वार्षिक सम्मेलन के मुख्य आयोजक एवं माननीय कुलपति दुवासु मथुरा प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव जी के निरंतर समर्थन और अथक प्रयासों के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आदरणीय महोदय, इस आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए आपकी कार्यशैली हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम आभारी हैं प्रोफेसर P.K. शुक्ला जी, अधिष्ठाता पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन महाविद्यालय मथुरा का, जो इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन हमारे को प्रदान किया। महोदय, इस कार्यक्रम से जुड़ने और इसको मूर्त रूप प्रदान करने में सहयोगात्मक व्यवहार के लिए आपके आभार। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का हमारे विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा पर इस अति महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम करवाने के लिए वार्षिक सम्मेलन आयोजित करवाने के लिए हमारे पर भरोसा करने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष माननीय कुलपति बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिस करने से इस आयोजन का अवसर शुरू देता है। सबसे अधिक मैं देश के विभिन्न राज्यों से आए हमारे विशिष्ट सम्मानित कुलपतियों और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपकी भागीदारी ने ही इस कार्यक्रम को हमारे को मूर्त रूप देने में सफल बनाया। हम अनुग्रहित हैं आज हमारे पास इस वक्त 41 कुलपति इस प्रांगण में, यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक गौरव का विषय। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि विश्वविद्यालय कार्यान्वयन के दृष्टिकोण पर जागरूकता पैदा करना और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियमों सुधार और संकाय उन्नयन पर चर्चा करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोजन में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों कुलपतियों और ICAR के उच्च अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा और विचार विमर्श करने के माध्यम से कृषि शिक्षा एवं संबंधित विज्ञान आधारित शिक्षा में चुनौतियों का सामना करने के लिए नई नीतियों और विचारों को उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। मैं विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारियों, विभागाध्यक्षों एवं संकाय के सभी सदस्यों का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देने में आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने आयोजन समिति के सदस्यों और संकाय सहयोगियों के प्रयासों की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन के सफल संचालन के लिए अपनी अंतहीन विविध सहायता प्रदान की। उन्हें जो भी दायित्व निर्दिष्ट किए गए, उन्होंने उसका पूरी तत्परता से निर्वहन किया। यह धन्यवाद ज्ञापन अपूर्ण होगा यदि मैं अपने 3 सहयोगियों डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर रजनीश सिरोही, डॉक्टर मीना गोस्वामी का धन्यवाद। मैं अपने पत्रकार भाइयों और मीडिया कर्मियों का इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सभा की गरिमा का अनुकूल अनुशासन बनाया। सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ और भगवान कृष्ण के समक्ष अपना सिर झुकाता हूँ, जिनके आशीर्वाद से किसी भी रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए हमेशा हमारे साथ है। इस कार्यक्रम को साकार रूप में देने के लिए
जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहयोग किया, उन सभी का हृदय से आभार। अंत में एक बार आप सभी के लिए सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का प्रश्न। Honorable Vice Chancellor of esteemed universities are invited for a group photograph. Everybody is invited for high tea, which will be followed by the technical session. Thank you.